हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे क्या, अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन मे 24 एग्जामिनेशन। बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के सीए फाइनल के अमेंडमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। अभी यहाँ पे ये अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लो मेरी वेबसाइट www.icleague.com पे, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी अमेंडमेंट बुकलेट, समरी बुक, मेन बुक, क्वेश्चन बैंक, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अमेंडमेंट्स का डिस्कशन और हम कर चुके थे क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर तक के अमेंडमेंट्स हमारे हो गए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट से। सो क्विकली आ जाओ प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर पे, उसके अमेंडमेंट्स देखेंगे। बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो सेक्शन 10 याद है क्या, किसका? आईजीएसटी एक्ट का। किसकी बात करता था? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता था क्या? यस। उसमें क्या हुआ है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एक नया क्लॉज ऐड कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, क्लॉज सीए। क्लॉज सीए सबसे पहले तो आया क्यों ये क्लॉज, आया क्यों ये क्लॉज? देखो ये किसके लिए आया, जैसे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं। मैं किसी दूसरे स्टेट में गई, घूमने फिरने गई, मैंने वहां से कुछ परचेज किया और मैं मेरे स्टेट में ले आई। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो कहीं काम के लिए गए, वहां से कुछ परचेस किया, घर के लिए लेके आ गए, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। सो ये जब अनरजिस्टर्ड पर्सन एक स्टेट से खरीदता है, दूसरे स्टेट में ले जा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए ये प्रोविजन आया, उसके लिए ये प्रोविजन आया। ठीक है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे देखना है अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में देखेंगे। So section 10 of IGST Act has been amended to insert a new clause CA in the section which provides supply of goods made to a person other than registered person। अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को जब सप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अदर देन रजिस्टर्ड मतलब इन सिंपल वर्ड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। जो भी लोकेशन वो पर्सन का रिकॉर्ड किया है इनवॉइस में, आपने जो भी यहाँ पे लोकेशन, जो भी उस पर्सन का रिकॉर्ड किया है इनवॉइस में, एड्रेस जो भी रिकॉर्ड किया है। अच्छा, अभी एक बार नोट नंबर 2 पे आओ। पहले क्या बोलता है नोट नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द सेट पर्सन इन द इनवॉइस शैल बी डीम टू बी रिकॉर्डिंग ऑफ द एड्रेस ऑफ सेट पर्सन। खाली स्टेट का नाम भी लिख लिया तो मान लिया जाएगा कि एड्रेस है। खाली स्टेट का नाम हुआ तो भी काफी सफिशिएंट है, उसको मान लिया जाएगा कि वो एड्रेस है। Simply mentioning the state of unregistered person instead of complete address would be sufficient। So इस क्लॉज के लिए अगर आपने सिर्फ एड्रेस में क्या किया है, स्टेट भी दिया है तो सफिशिएंट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपने सप्लाई किया किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और जहां पे एड्रेस रिकॉर्ड किया है, जहां पे एड्रेस रिकॉर्ड किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। लोकेशन जो भी क्या, एड्रेस जो भी रिकॉर्ड किया है, वेयर एड्रेस इज रिकॉर्डेड, जब आपने एड्रेस रिकॉर्ड किया है, वेयर एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। और अगर एड्रेस रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पे आपने एड्रेस रिकॉर्ड किया है तो क्या हो जाएगा, जो भी एड्रेस रिकॉर्ड किया है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पे एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया है तो फिर सप्लायर का लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई बोल देंगे, सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर खान एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से मिस्टर खान, उन्होंने परचेज किया क्या, ट्रेडिशनल कारपेट ओवर द काउंटर फ्रॉम अ स्टोर इन आगरा। उन्होंने आगरा से कारपेट खरीदा, आगरा से कारपेट खरीदा। इफ मिस्टर खान्स कंप्लीट एड्रेस इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर उनका पूरा एड्रेस ही लिखा हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, 10(1) CA के हिसाब से जो भी एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उनका एड्रेस लिखा हुआ है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगा। इफ द इनवॉइस मेंशंस ओनली स्टेट ऑफ मिस्टर खान विदाउट डिटेलिंग द कंप्लीट एड्रेस, उस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लॉज के लिए क्या बात हुई है, खाली स्टेट का नाम लिखा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगी। इफ इनवॉइस डज नॉट कंटेन मिस्टर खान एड्रेस और स्टेट डिटेल्स, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, then the place of supply will be to the location of carpet store which is Agra। location of supplier ही हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ही हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात करता है 10(1) CA अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जहां पे एड्रेस रिकॉर्ड किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जो भी एड्रेस है आपका वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, लोकेशन ऑफ एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। परंतु अगर यहाँ पे
एड्रेस ही रिकॉर्ड नहीं किया आपने, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नोट 1 वही है बेटा जो मैंने बताया कि ये किसके लिए आया, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ओवर द काउंटर खरीद रहे हैं एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर हो गए, टूरिस्ट हो गए, जो एक स्टेट से खरीद रहे हैं दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, कई बार हम जाते हैं दूसरे स्टेट से हम व्हीकल परचेज करके अपने स्टेट में लाते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ पे रोड टैक्स वगैरह कम है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो उस केस में क्या होता है, हम उसका एडवांटेज लेने के लिए दूसरे स्टेट में जाके भी परचेज कर सकते हैं, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगा, सिंपल वर्ड्स में, ये इसके लिए आया 10(1) है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जहां पे एड्रेस लिखा है, तो जो एड्रेस आपने लिया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जहां पे एड्रेस नहीं है उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। वेरी सिंपल रूल, वेरी सिंपल, ठीक है, सेक्शन सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अमेंडमेंट किसका है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर, इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। देखो सबसे पहले तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 ओमिट हुआ है। सेक्शन 13 किसकी बात करता था, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता था, जहां पे LOS मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दोनों में से एक इंडिया में एक आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते थे सेक्शन 13 से, ये हमको पता है। LOS या LOR दोनों में से एक इंडिया में एक बाहर, उस केस में क्या होता था, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता था किसके हिसाब से भाई, हमारा यहाँ पे डिटरमाइन होता था सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट में। अब इसमें 39 को ओमिट कर दिया, 39 कॉन्सिक्वेंट टू ओमिशन ऑफ 39, सबसे पहला अमेंडमेंट तो यही हो गया, 39 ओमिट हो गया, कट कर दो। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन थ्रू मेल और कुरियर, ठीक है, ये किसकी बात करता था, 39 बात करता था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस किसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर वाली, अदर देन मेल और कुरियर, वो पहले 39 से डिटरमाइन होता था, अब 39 ओमिट हो गया, तो अब कैसे डिटरमाइन होगा, डिफॉल्ट रूल से, डिफॉल्ट रूल से, बड़ी सिंपल सी बात है, विल बी डिटरमाइन बाय डिफॉल्ट रूल अंडर सेक्शन 13(2), जो 13(2) का रूल है उसके हिसाब से डिटरमाइन होगा। क्या है, जहां पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हो जाएगा, LOR अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, LOR हो जाएगा। जहां लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नहीं अवेलेबल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, सिंपल सी बात है। डिफॉल्ट रूल यही बोलता है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 यही बोलता है, LOR अवेलेबल है प्लेस ऑफ सप्लाई LOR, LOR नॉट अवेलेबल प्लेस ऑफ सप्लाई LOS, लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। सो on the same principle as mentioned above, place of supply in case of service of transportation by mail or courier will continue to be determined by default rule under section 13(2). जो मेल और कुरियर वाला था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर मेल और कुरियर का था, वो तो वैसे भी 13(2) के हिसाब से डिटरमाइन होता था। अदर देन मेल और कुरियर का पहले 39 के हिसाब से डिटरमाइन होता था, 39 ओमिट हो गया तो वो 13(2) के हिसाब से होगा। सो अब दोनों भी केस में 13(2) के हिसाब से होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बस, चाहे वो मेल और कुरियर से हो चाहे अदर देन मेल और कुरियर हो, दोनों भी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर 13(2), एज पर 13(2), सिंपल सी बात है। पहले भी किस केस में बात कर रहे हैं हम, मेल और कुरियर वाले केस में पहले भी 13(2) से होता था, अब अदर देन मेल और कुरियर भी 13(2) से डिटरमाइन होगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में सिंपल रूल क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई का, यहाँ पे जहां पे दोनों में से एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर है, सिंपल सी बात है, LOR अवेलेबल है आपके पास तो प्लेस ऑफ सप्लाई LOR हो जाएगा, LOR अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई LOS हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, मिस्टर A ऑफ मुंबई वॉन्ट्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू मिस्टर B ऑफ कैनेडा। सो मिस्टर A मुंबई के हैं, ठीक है, B कनाडा के हैं, तो दोनों में से एक इंडिया के एक बाहर के हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसके हिसाब से डिटरमाइन होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा सेक्शन 13 के हिसाब से, 13 के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है तो किसके हिसाब से डिटरमाइन होगा, 13(2) के हिसाब से। LOR इज अवेलेबल देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दैट इज कैनेडा होगा, ठीक है। एग्जाम में हमने को पूरा एक्सप्लेन करने का, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अवेलेबल है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा एज पर सेक्शन 13(2). नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेक्टर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऊपर के दो अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अभी क्या बात हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई किस केस में, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से रिलेटेड। क्या होता है ना, एडवर्टाइजमेंट कंपनी वेंडर्स से
वेंडर्स से यहाँ पे क्या लेती है भाई, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेस वगैरह प्रोक्योर करती है, होर्डिंग्स लगाने के लिए, बिल बोर्ड्स लगाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग सप्लायर से लेती है, सो दैट वो क्या कर सके, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे सके, किसको, अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बीच में और किसके बीच में, वेंडर के बीच में, देखेंगे यहाँ पे। Advertisement company are often involved in procuring space, hoarding billboards erected and mounted on buildings, land in different state from various supplier. So advertisement companies यहाँ पे क्या कर सकती है, स्पेस ले सकती है होर्डिंग बिलबोर्ड्स पे, यहाँ पे स्पेस ले सकती है होर्डिंग्स पे, बिलबोर्ड्स पे, जो कि कहाँ पे माउंटेड है, बिल्डिंग्स पे, लैंड पे, अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग वेंडर्स से ले सकती है वो। फॉर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट, उनको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस देना है अपने क्लाइंट्स को। देयर में बी वेराइटी ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कंपनी एंड वेंडर्स एज बिलो, अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं। सो अब इसमें अलग अलग दो इश्यूज दिए हैं, उसके यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी उन केसेस में, ठीक है। तो पहला इशू क्या है, पहला केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी, देखते हैं। देयर में बी अ केस वेयर देयर इज सेल ऑफ स्पेस, सप्लाई ऑफ स्पेस और सप्लाई सेल ऑफ राइट टू यूज द स्पेस ऑन होर्डिंग स्ट्रक्चर। क्या हो सकता है भाई, या तो सेल ऑफ स्पेस हो सकता है, स्पेस ही बेच रहे हैं, या क्या कर सकते हैं, सेल ऑफ राइट टू यूज स्पेस, राइट टू यूज स्पेस ऑन द होर्डिंग स्ट्रक्चर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट टू यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो या तो सेल ऑफ स्पेस हो सकता है, या क्या हो सकता है, राइट टू यूज स्पेस हो सकता है, कहाँ पे, होर्डिंग स्ट्रक्चर पे, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। belonging to the vendor, belonging to the vendor to the client advertisement company for display of their advertisement of the said hoarding structure. What will be the place of supply of service provided by vendor to advertisement company in such case? So जिस केस में सेल ऑफ स्पेस हो रहा है, सेल ऑफ स्पेस हो रहा है, या राइट टू यूज स्पेस ऑन होर्डिंग्स यहाँ पे दिया जा रहा है, स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको बिलोंग कर रही है, वेंडर को बिलोंग कर रही है। उसने किसको दिया, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिया, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिया है ताकि वो डिस्प्ले कर सके अपना एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले कर सके अपना एडवर्टाइजमेंट। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इशू समझा, क्या सेल ऑफ स्पेस हो रहा है या राइट टू यूज स्पेस हो रहा है, राइट टू यूज स्पेस हो रहा है होर्डिंग्स वगैरह पे, यहाँ पे वेंडर की है, वो किसको बिलोंग कर रही है, वेंडर की है, उसने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिया है कि ठीक है डिस्प्ले कर लो अपना एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले कर लो अपना एडवर्टाइजमेंट। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। सो एज पर सेक्शन 12(3)(a) of IGST Act, the place of supply of service directly in relation to immovable property, any service provided by way of grant to use immovable property or for carrying out coordination of construction work shall be location at which immovable property is located. Section 12 subsection 3 हमने पढ़ाया, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई of service provided by way of sale of space of hoarding structure for advertisement or grant to use right to use of hoarding structure for advertisement in this case would be location at which hoarding structure is located. जहां पे hoarding structure located है वो ही हो जाएगा place of supply. So जिस केस में आपका sale of space आप कर रहे हो या right to use यहाँ पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट टू यूज द स्पेस कर रहे हो होर्डिंग स्ट्रक्चर में, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कि वेंडर को बिलोंग करती है, उसने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिया है। तो एज पर सेक्शन 12(3) क्या होता है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे सर्विसेज है उस केस में क्या बोल दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा भाई, प्लेस हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या हो जाएगा, लोकेशन जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लोकेशन जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जिस केस में सप्लाई कैसे हो रहा है आपका, सेल ऑफ स्पेस ऑफ होल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकता है या ग्रांट ऑफ राइट टू यूज होल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। उस केस में प्लेस जहां पे वो होल्डिंग या स्ट्रक्चर लोकेटेड है, जहां पे वो होल्डिंग या स्ट्रक्चर लोकेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, XYZ Corporation and Advertisement Company wants to display its advertisement on hoarding belonging to ABC structure. XYZ क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो क्या चाहते हैं कि भाई हमारा एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो होर्डिंग पे, जो होर्डिंग किसकी है, ABC स्ट्रक्चर्स की है, ABC स्ट्रक्चर्स की है। ABC structure own the immovable property where the hoarding is erected. ABC स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर है जहां पे वो होर्डिंग इरेक्टेड है। In this scenario, what is the place of supply of service provided by ABC structure to XYZ Corporation? तो यहाँ पे सर्विस यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ABC structure XYZ को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा,
ठीक है, तो वेंडर प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कि ठीक है डिस्प्ले कर लो, आप यहाँ पे डिस्प्ले कर लो अपना एडवर्टाइजमेंट मेरे होर्डिंग स्ट्रक्चर पे, मेरे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पे वो होर्डिंग या स्ट्रक्चर लोकेटेड है। So the place of supply of service for ABC structure to XYZ involving sale of space on hoarding or grant of right to use the hoarding for advertisement would be determined by location of immovable property as per 12(3)(a). Place of supply is where the immovable property, that is hoarding structure, is located. So in this case place of supply for advertisement service क्या होगा, यहाँ पे is the location of hoarding structure as it is considered as immovable property embedded in earth. तो इस केस में place of supply क्या होगा, जहां पे वो immovable property है, जहां पे वो immovable property है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो जहां पे होर्डिंग या स्ट्रक्चर लोकेटेड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट देखेंगे इशू। सो फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या है, एकदम क्लियरली याद रखो, जब भी अगर एग्जाम में आता है सेल ऑफ यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है या राइट टू यूज स्पेस की बात हो रही है जो कि वेंडर को बिलोंग करता है, वेंडर का होना चाहिए, और उसने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिया है कि ठीक है आप क्या कर लो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर लो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पे वो होर्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लोकेटेड है, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट इशू नंबर 2 देखेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट भी हो सकता है, देयर विल बी अनदर केस वेयर एडवर्टाइजमेंट कंपनी वांट्स टू डिस्प्ले इट्स एडवर्टाइजमेंट ऑन होर्डिंग बिलबोर्ड्स एट स्पेसिफिक लोकेशन अवेलिंग द सर्विस ऑफ वेंडर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को क्या करना है, डिस्प्ले करना है अपना एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स पे, बिलबोर्ड पे, स्पेसिफिक लोकेशन में वो सर्विस ले रहा है वेंडर की। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द होर्डिंग बिलबोर्ड लाइज विद वेंडर। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसने वेंडर को कि भाई आप अरेंज करो होर्डिंग्स बिलबोर्ड, वो खुद ओन कर सकता है या कर सकता है वो रेंट पे भी ले रहा हो, वेंडर खुद ही रेंट पे ले रहा हो, और राइट टू यूज बेसिस फ्रॉम अनदर पर्सन, तो वेंडर के खुद के भी हो सकता है या हो सकता है वो रेंट पे ले रहा हो, किसी से रेंट पे ले रहा हो या राइट टू यूज ले रहा हो किसी और पर्सन से, वेंडर। The vendor is responsible for display of advertisement company at the said location. Responsibility किसकी डाल दी, वेंडर की, कि भाई आप डिस्प्ले करोगे एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बिहाफ में। During this entire time of display of advertisement, the vendor is in possession of hoarding structure at the said location on which advertisement is displayed. होर्डिंग स्ट्रक्चर, जितने टाइम एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, होर्डिंग का यहाँ पे कौन पोजेशन यहाँ पे कर रहा है, वेंडर के पोजेशन में होर्डिंग स्ट्रक्चर जिसपे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हुआ है, एंड एडवर्टाइजमेंट कंपनी इज नॉट ऑक्यूपाइंग द स्पेस और स्ट्रक्चर। एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने ना ऑक्यूपाई किया है स्पेस या स्ट्रक्चर। सो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या कर रहा है, वेंडर का खुद का भी हो सकता है या उसने किसी और से रेंट पे भी लिया हो सकता है, रेंट पे भी लिया हो सकता है, और वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने की, और वेंडर के पोजेशन में होर्डिंग स्ट्रक्चर। तो इस केस में, इस काइंड ऑफ अरेंजमेंट में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। सो इन दिस केस service is being provided by the vendor to advertisement company and there is no sale of space or sale of right to use space on hoarding structure by the vendor। ना तो वेंडर ने स्पेस सेल किया है, ना उसने राइट टू यूज स्पेस दिया है किसको, यहाँ पे ऑफ होर्डिंग स्ट्रक्चर बाय द वेंडर, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, द सेट सर्विस डज नॉट अमाउंट टू सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेस और सप्लाई बाय वे ऑफ राइट, ग्रांट ऑफ राइट टू यूज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दोनों भी प्रकार के अरेंजमेंट नहीं है, सेल ऑफ स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, और क्या नहीं है यहाँ पे, सप्लाई बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज द स्पेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है। द वेंडर इज इनफैक्ट प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विस बाय प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी टू एन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज एडवर्टाइजमेंट फॉर स्पेसिफिक period of time on his own structure process taken on rent by him at the specified location। वेंडर एक्चुअली क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस ही दे रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने की सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसने कोई ना तो स्ट्रक्चर बेचा है, ना राइट टू यूज स्ट्रक्चर दिया है, उसने क्या किया है, इस केस में एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है, क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है विजिबिलिटी आपके एडवर्टाइजमेंट की, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट की, कितने पीरियड के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अपने स्ट्रक्चर पे, या किसी और से उसने स्ट्रक्चर रेंट लिया और उस पर खाली एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर रहा है। सो एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है इस केस में वो। Thus, such service provided by vendor to advertisement company are purely in the nature of advertisement service। इसको purely advertisement service बोलेंगे, in respect of which place of supply will be determined as per 12(2) of the IGST Act। Default rule से place of supply determine होगा, डिफॉल्ट रूल से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा इस केस में। ठीक है, तो सेकेंड इशू में, सेकेंड केस में बात क्या हुई भाई, वो वेंडर का खुद का हो सकता है या उसने किसी से रेंट पे लिया हो सकता है, और वो क्या कर रहा है, वहां पे डिस्प्ले कर रहा है आपका एडवर्टाइजमेंट, खाली
डिस्प्ले कर रहा है आपका एडवर्टाइजमेंट, उसके पोजेशन में है होर्डिंग बोर्ड्स, उसके पोजेशन में होर्डिंग बोर्ड्स कब तक के, जब तक के ड्यूरिंग द पीरियड एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसके पोजेशन में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट रूल से करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस है प्योरली, और डिफॉल्ट रूल से सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से क्या होगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखेंगे, सिटी एड्स एंड एडवर्टाइजमेंट कंपनी बेस्ड इन मुंबई desires to showcase its advertisement on billboards in Delhi। तो सिटी एड्स है, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है मुंबई की, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई दिल्ली में हमें हमारे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं बिलबोर्ड्स पे। अर्बन प्रोमो अ वेंडर टेक्स चार्ज ऑफ अरेंजिंग दीज बिलबोर्ड्स, इधर ओनिंग देम और एक्वायरिंग देम रेंट और राइट टू यूज बेसिस, या तो वो खुद के ले सकता है या किसी और से रेंट वेंट पे ले सकता है। Throughout the display period, Urban Promo maintains possession of billboard and City Ads does not occupy space structure. In this context, what is the place of supply of service provided by Urban Promo to City Ads? सिंपल सी बात है, किसके हिसाब से डिटरमाइन होगा, सेक्शन 12(2) के हिसाब से डिटरमाइन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे। सो इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन, Urban Promo starts with displaying advertisement without involving sale of space या right to use immovable property इसमें है नहीं। The service provided by Urban Promo to City Ads are classified as what? इसको प्योरली एडवर्टाइजमेंट सर्विस बोलेंगे, इसको प्योरली एडवर्टाइजमेंट सर्विस बोलेंगे, ना तो सेल ऑफ स्पेस है ना राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्योरली एडवर्टाइजमेंट सर्विस है। Urban Promo by facilitating visibility to cities ad on billboard at specified location in Delhi is not engaged in sale of advertisement space or right granting right to use immovable property नहीं दे रहे हैं, and place of supply will be determined as per 12(2) of IGST Act। Thus, place of supply is service based on location of supply, location of the recipient of the service as recorded in the supplier's invoice। तो जो भी recipient का location है, 12 क्या बोलता है, सिंपल सी बात करता है, जहां लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अवेलेबल है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है। द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय अर्बन प्रोमो टू सिटी एड्स क्या होगा, इज मुंबई द लोकेशन ऑफ सिटी एड्स एज रिकॉर्डेड इन अर्बन प्रोमोज रिकॉर्ड। सो मुंबई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मुंबई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस के केस में दो चीजें बात की थी, एडवर्टाइजमेंट सर्विस के केस में दो बातें थी। पहली बात क्या थी, अगर सेल ऑफ स्पेस है या राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, जहां पे होर्डिंग आपकी लोकेटेड है वही आ जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड बात क्या हो रही है, कोई सेल ऑफ स्पेस नहीं है, राइट टू यूज स्पेस नहीं है, यहाँ पे वेंडर हो सकता है उसके खुद की जगह पे, या क्या कर सकता है वो रेंट पे ले सकता है, रेंट पे ले सकता है, और आपका एडवर्टाइजमेंट वो डिस्प्ले कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, होर्डिंग्स वगैरह उसके पोजेशन में, तो उस केस में ये प्योरली एडवर्टाइजमेंट सर्विस है। और प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) के हिसाब से, डिफॉल्ट रूल के हिसाब से यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब अगर रिसिपिएंट का लोकेशन है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं है रिसिपिएंट का लोकेशन तो सप्लायर का लोकेशन, जनरली रिसिपिएंट का लोकेशन होता ही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट का लोकेशन हो जाएगा, रिसिपिएंट का लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बस सिंपल तीन ही पॉइंट्स थे बेटा यहाँ पे, किससे, प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स के, प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स में। नेक्स्ट एग्जेम्पशन चैप्टर के अमेंडमेंट्स देखेंगे यहाँ पे, अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन। एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन में जो अमेंडमेंट्स आए, सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। ठीक है, अमेंडमेंट एंट्री, अमेंडेड एंट्री क्या है अभी, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। पहले क्या बोलते थे भाई, यहाँ पे इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, किसको, सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ अमेंडमेंट का, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज कोई भी देवे, कोई भी दे क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, एग्जेम्पशन की एंट्री बहुत सिंपल है, जो यहाँ दिया है वो एग्जेम्प्ट है। 19C एंट्री क्या बोल रही है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज एग्जेम्प्ट, खत्म बात। उसके बाद एंट्री नंबर 6, 7, 8 और 9 में अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट आया, खाली यहाँ पे सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज ऐड कर दिया, दैट्स इट, इतना ही अमेंडमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही अमेंडमेंट है। बाकी जो एंट्री थी वो वही है, बाकी वही की वही एंट्री है, बट इंपॉर्टेंट एंट्री एक बार हम पढ़ेंगे यहाँ पे 6, 7, 8 और 9। मैं मेन बुक खोलूंगी, यहाँ पे रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, खाली मेन बुक से हम पढ़ेंगे ये एंट्री एक बार। क्या बात होती है, एंट्री नंबर 6 क्या बोलती है, पढ़ा है हमने ऑलरेडी, गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रही है तो भाई एग्जेम्प्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ये चार की बात हो रही है, मैं आगे अभी गवर्नमेंट बोलूंगी, इसका मतलब ये चारों की बात कर रही हूँ। क्या गवर्नमेंट सर्विस दे रही है तो एग्जेम्प्ट है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी।
कोई भी सर्विस दे रहे हैं एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट है मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एग्जेम्प्ट हो गई, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। ए टू डी को एक्सक्लूड कर दिया, एग्जेम्पशन की एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब क्या, टैक्सेबल है। यस, एग्जेम्पशन की एंट्री से किसी को एक्सक्लूड किया मतलब टैक्सेबल है। कौन सी चार बातें हो रही है, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, ये ऐड किया। उसके बाद में सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, ये भी पढ़ा था। और थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की अगर बात करें तो ये एबीसी एक बात हो गई, ये क्या हो गई भाई, टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी। और डी पॉइंट भी टैक्सेबल होगा। डी पॉइंट क्या बोलता है, एनी सर्विस अदर देन ए टू सी, एनी सर्विस अदर देन ए टू सी बिजनेस एंटिटी को दिया है, बिजनेस एंटिटी को दिया है, तो उस केस में भी, तो ये चारों भी केस में क्या बात हो गई भाई, टैक्सेबल होगी सर्विस। क्यों, एग्जेम्पशन की एंट्री से एक्सक्लूड कर दिया मतलब टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल, ठीक है। तो अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट खाली यही हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे ऐड कर दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे भी कोई सर्विस दे रही है तो क्या होगी, टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी। अब एक बार मैं जाऊंगी किसमें, अमेंडमेंट बुकलेट में ही हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो आरसीएम के चैप्टर में, इसकी जो आरसीएम की एंट्री एक बार इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे। आरसीएम की एंट्री क्या बोलती है, आरसीएम की एंट्री बोलती है अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसको, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। आरसीएम की एंट्री क्या बोलती है, गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को दे रही है सर्विस तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, ठीक है। आरसीएम की एंट्री में भी क्या बोला हुआ है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, क्योंकि 5A की अलग एंट्री है आरसीएम की, और इसमें और किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, वही तीन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज। उसके बाद में कौन, एयरक्राफ्ट या वेसल की सर्विस इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, और थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ये तीनों को आरसीएम से भी आउट कर दिया भाई। एग्जेम्पशन से आउट किया तो समझ आया टैक्सेबल है, आरसीएम से आउट किया तो क्या पता चला भाई, टैक्सेबल तो है परंतु फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, क्योंकि रिवर्स चार्ज से आउट कर दिया। सो एंट्री नंबर जो 6 हम पढ़ रहे थे एग्जेम्पशन की, उसमें जो ए बी सी पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट मतलब ये टैक्सेबल तो है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। और जो डी पॉइंट है मतलब बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देते हो तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी की लाइबिलिटी होती है टैक्स पे करने की, रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी की लाइबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। आई होप इट इज क्लियर। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये जो ए टू डी पॉइंट की अगर हम यहां बात करें, एक मिनट, सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ए टू सी तो क्या है, टैक्सेबल है, और अंडर फॉरवर्ड चार्ज टैक्सेबल है, अंडर फॉरवर्ड चार्ज टैक्सेबल है। और जो डी पॉइंट है वो भी टैक्सेबल तो है बट वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। एंट्री नंबर 6 और रिवर्स चार्ज की बात की अभी। अब आगे बात है एंट्री नंबर 7 की बात करते हैं। एंट्री नंबर 7 क्या बोलती है, बड़ी सिंपल सी एंट्री पढ़ा था, यही गवर्नमेंट चारों की बात करें तो अगर ये सर्विस दे रहे हैं किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में थ्रेशोल्ड लिमिट तक था, तो उस केस में भाई सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सर्विस दे रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है जिससे वो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है। तो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है बिजनेस एंटिटी को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना है जिससे उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट तक है। तो अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट सर्विस दे रही है तो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। For the purpose of this entry, it is hereby clarified that the provision of this entry shall not be applicable to ABC of 6 above. ABC को नहीं लगता, क्या बोल रहे हैं ये, ABC को नहीं लगता भाई, ABC को नहीं लगता मतलब ABC टैक्सेबल होगी, ABC टैक्सेबल हो जाएगी। और ABC की बात हुई है, टैक्सेबल कैसे होगी, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। और किसको नहीं लगता, ये जो एग्जेम्पशन है एंट्री नंबर 7 का, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऑलरेडी हमने आरसीएम की एंट्री पढ़ी, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होता है, जो पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी में वो टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम, 5A की एंट्री पड़ी हुई है। फिर एंट्री नंबर 8 आई,
एंट्री नंबर 8 तो बड़ी सिंपल सी बात करती है, गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है तो बोले एग्जेम्प्ट है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इनको ही सर्विस दे रही है तो बोल रहे हैं एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। अगेन यहां पे भी वही बात बोलते हैं, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू ए बी सी ऑफ एंट्री 6 अबव। बोल रहे हैं ए बी सी को नहीं लगेगा, ए बी सी को नहीं लगेगा। ए बी सी में कौन है? वही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एयरक्राफ्ट वेसल की सर्विसेज इनसाइड आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट, एयरपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, उनको नहीं लगेगा। उनके केस में तो टैक्सेबल है और अंडर फॉरवर्ड चार्ज है, अंडर फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, तो अमेंडमेंट क्या है बेटा? अमेंडमेंट ये सभी एंट्री में यही है, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट जो है यहाँ पे सब जगह पे, उसमें क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज ऐड हो गया, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद एंट्री नंबर 9 आई। एंट्री नंबर 9 ने बोली गवर्नमेंट ने किसी को सर्विस दी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसी को सर्विस दी जिसमें कंसिडरेशन नहीं एक्सीड हुआ 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये हमारा सब पढ़ा हुआ है इसलिए हम थोड़ा क्विकली जा रहे हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। बात ये हो गई थी, बिल्कुल क्लियर बात हुई थी कि वो भी एग्जेम्प्ट है। सो सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी वेयर कंसिडरेशन फॉर सर्विस, फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5000, तो क्या बोल दिया? एग्जेम्प्ट है भाई, एग्जेम्प्ट है। अगेन नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विस रेफर्ड टू इन ए बी सी ऑफ 6 अबव। ए बी सी में जो दिया हुआ है उसको अप्लाई नहीं होता। मतलब क्या? ए बी सी टैक्सेबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, वही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एयरक्राफ्ट वेसल की या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर की, वो टैक्सेबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, वो टैक्सेबल होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फर्दर इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर दे रहा है, एंट्री नंबर 9 पढ़ रही हूं मैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रही है किसी को, तो उस केस में ये जो 5000 की लिमिट है कैसे देखी जाएगी? पूरे साल की देखी जाती है, पूरे साल की देखी जाती है। सो इन शॉर्ट अगर हम अमेंडमेंट की यहाँ पे बात करें, इन शॉर्ट हम अगर अमेंडमेंट की बात करें यहाँ पे सारे भी पॉइंट्स में 6, 7, 8, 9 चारों भी पॉइंट में अमेंडमेंट की बात करें तो बस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज यहाँ ए पॉइंट में सब में ऐड हो गया, सब में ऐड हो गया। ठीक है, और कुछ भी अलग अमेंडमेंट नहीं, और कुछ भी अलग अमेंडमेंट नहीं है। 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्विकली देखेंगे। 6 नंबर की एंट्री क्या बात करती है? अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है किसी को भी तो वो एग्जेम्प्ट है, सबसे बोला वो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट में वो चारों आएंगे, एग्जेम्प्ट है। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग में क्या बोले? 4 पॉइंट बोले। कौन से 4 पॉइंट बोले? सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, और सर्विस किसकी? एयरक्राफ्ट या वेसल की इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट। और लास्ट पॉइंट क्या है? अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हो ए टू सी छोड़ के कोई भी, तो उस केस में क्या बोल दिया भाई? ये सारी चारों सर्विसेज क्या हो जाएंगी भाई? टैक्सेबल हो जाएगी। ए बी सी डी की बात किया, ये चारों टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब हमने रिवर्स चार्ज की एंट्री से मिक्स करके पढ़ा तो क्या बात समझ में आई कि ए टू सी तो क्या होगी भाई? रिवर्स चार्ज भी अप्लाई नहीं होता, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही टैक्स पे करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही टैक्स पे करेगी। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट की बात करें तो ए बी सी के केस में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट, और डी वाले केस में क्या बात हो रही है? रिवर्स चार्ज में बिजनेस एंटिटी यहाँ पे टैक्स पे करेगी, पहली बात। दूसरा आ गया एग्जेम्पशन पॉइंट, एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 क्या बोलती है कि अगर गवर्नमेंट किसी को सर्विस दे रही है भाई, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, बिजनेस एंटिटी है भले, पर एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, तो एग्जेम्प्ट कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो, टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आई। बट अगेन ए बी सी को ये एग्जेम्पशन नहीं लगता एंट्री नंबर 7 का भी, मतलब ए बी सी टैक्सेबल होगी और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। फिर एंट्री नंबर 8 आई, बोले गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, एग्जेम्प्ट है भाई, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, एग्जेम्प्ट है। अगेन उन्होंने बोला ए बी सी को ये एग्जेम्पशन नहीं लगता, मतलब ए बी सी कैसे टैक्सेबल होगी? अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फिर एंट्री नंबर 9 आई, उसने बोला भाई गवर्नमेंट किसी को भी सर्विस दे, 5000 रुपए तक की सर्विस है, 1000-2000 की होगी फॉर एग्जांपल, डज नॉट एक्सीड 5000 तक है, एग्जेम्प्ट है। किसी को भी देना कोई दिक्कत नहीं, 5000 तक की बात है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। अगेन उसमें भी क्या बोला कि ए बी सी को नहीं लगता, ए बी सी को नहीं लगता, तो फिर ए बी सी के केस में, ए बी सी के केस में क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल रहेगा हमेशा,
फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखो, ए बी सी को हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल रहेगा। ए बी सी में कौन कौन आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज अगर सर्विस देता है। ये 6, 7, 8, 9 चारों पॉइंट में बात हो रही है। ये चारों पॉइंट में जो भी एग्जेम्पशन दिए हुए हैं ए बी सी को नहीं लगते। ए बी सी के केस में क्या बात है? फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। ए बी सी में कौन कौन आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, देन उसके बाद सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। ये तीनों भी केस में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा और यहाँ पे गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगी, गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगी, ठीक है। ये सारी बातें हमने किसमें की? 6, 7, 8, 9 पॉइंट का क्रक्स है। इसके अलावा आप क्योंकि बात कर ही रहे हैं, अमेंडमेंट की बात करें तो खाली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सब में ऐड हो गया है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो एक एंट्री थी इंडियन पोस्ट से रिलेटेड एक, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट एक एंट्री पढ़ेंगे 24C। इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है। 24C में बात क्या हो रही है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की खाली ये 4 सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। कौन सी? पोस्ट कार्ड की, इंलैंड लेटर की, बुक पोस्ट की, ऑर्डिनरी पोस्ट की, एनवेलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स। सो ये 4 सर्विसेज खाली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की किसी भी केस में एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा बाकी सब टैक्सेबल है और टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज है, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। आई होप इट इज क्लियर। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कौन सी 4 सर्विसेज सिर्फ एग्जेम्प्ट होती है? 24C एंट्री के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट कार्ड की, इंलैंड लेटर की, बुक पोस्ट की और ऑर्डिनरी पोस्ट की, ठीक है। ये हमने क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात की तो यहाँ पे कर ली। और 6, 7, 8, 9 में अमेंडमेंट की बात करें तो खाली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज यहाँ पे ऐड हुआ है, दैट्स इट। अब इसके बाद एक नई एंट्री आई, न्यू सर्विस। कौन सी नई सर्विस यहाँ पे एग्जेम्प्ट की गई, हम उसकी बात करेंगे। न्यू सर्विसेज एग्जेम्प्टेड यहाँ पे। तो एक ही नई एंट्री आई है बेटा इस बार अमेंडमेंट में, एंट्री नंबर 3B। क्या बोलती है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दे रहे हो क्या? गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दे रहे हो, कौन सी? वाटर सप्लाई की, पब्लिक हेल्थ की, सैनिटाइजेशन कंजर्वेशन की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, या स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन की। तो भाई क्या बात कर दी उन्होंने, अच्छा ऐसी सब सर्विसेज दे रहे हो, एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे? गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दे रहे हो, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, आपने गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दी, चाहे वाटर सप्लाई की, चाहे पब्लिक हेल्थ की, चाहे सैनिटाइजेशन कंजर्वेशन की, या अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, या स्लम को अपग्रेडेशन की, या इंप्रूवमेंट की। ये सर्विसेज अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे जो आईजीएसटी इंटरस्टेट रिलेटेड एग्जेम्पशन जो है वो 2 एग्जेम्पशन और है। देखो यहाँ पे जो एंट्री में अमेंडमेंट्स थे 19C में या 6, 7, 8, 9 में, ये सीजीएसटी को भी लगते हैं, आईजीएसटी को भी लगते हैं, इंटरस्टेट के केस में भी लगते हैं। आईजीएसटी से रिलेटेड, इंटरस्टेट से रिलेटेड स्पेसिफिकली 2 अमेंडमेंट्स और है। कौन सी बात करते हैं? एक तो एंट्री नंबर 10 में कुछ भी नहीं, सिंपल सा अमेंडमेंट है, पॉइंट नंबर 2 को ओमिट कर दिया गया है, बट क्या है एक बार देखेंगे। सो क्या बोलता है एंट्री नंबर 10? सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ है हमारा? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, या कोई भी इंडिविजुअल अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यहाँ पे अगर उसको सर्विस मिल रही है तो एग्जेम्प्ट है। प्रोवाइडर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, रिसिपिएंट इनमें से कोई है तो क्या बात करी भाई? एग्जेम्प्ट है सर्विस। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, या किसी इंडिविजुअल ने रिसीव करी है सर्विस, ठीक है। किस चीज के लिए? इन रिलेशन टू एनी पर्पज अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। तो अदर देन बिजनेस प्रोफेशन के लिए किसी ने रिसीव करी सर्विस तो क्या बोला? एग्जेम्प्ट है, पहली बात। या सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ? बी पॉइंट, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस आपका बाहर है। रिसिपिएंट कौन है? कोई एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12A या AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, किस चीज के लिए? चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है, फॉर प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज, उन्होंने सर्विस रिसीव की तो एग्जेम्प्ट है, सेकेंड बात। तीसरी बात, सर्विस किसकी? ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की सर्विस है। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की सर्विस है। सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे? कोई भी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, कहाँ से? बाहर से, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। रिसिपिएंट कौन है यहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सर्विस किस चीज की है? ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल्स की।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस रिसीव हो रही है, अदर देन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल वाले एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, इनको नहीं लगता एग्जाम्शन, या एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, इनको भी नहीं लगता एग्जाम्शन। इनके अलावा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। और तीसरी बात, सप्लायर ऑफ सर्विस भी आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट ऑफ सर्विस भी क्या है यहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, दोनों नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो उस केस में भी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला, हाउएवर द एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू, एग्जेम्पशन किस केस में नहीं लगेगा, OIDR सर्विस रिसीव बाय ए और बी, या ए और बी ने OIDR सर्विस रिसीव की तो एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन नहीं लगेगा मतलब क्या, टैक्सेबल हो जाएगी। यस, OIDR सर्विस बहुत डिटेल में पढ़े थे, टैक्सेबल हो जाएगी। और सेकंड पहले बात करता था, सेकंड पॉइंट भी क्या था, सर्विस एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई, मतलब सेकंड पॉइंट भी पहले टैक्सेबल हुआ करता था, अब ओमिट कर दिया तो एग्जेम्प्ट हो गया, अब ओमिट कर दिया तो एग्जेम्प्ट कर दिया। कौन सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ वेसल from a place outside India to custom station in India, to custom station of clearance in India received by person specified in this entry। तो उस केस में क्या बात थी कि भाई वो पहले क्या बोला था, एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई, तो पहले ये टैक्सेबल हुआ करती थी, अभी क्या हो गई, एग्जेम्प्ट होगी। तो अब एग्जेम्प्ट है कौन सी सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, ठीक है, एंड रिसीव बाय अ पर्सन स्पेसिफाइड इन द एंट्री। तो अब इसको भी बाकी सर्विस जैसे ट्रीट करेंगे और ये क्या हो जाएगी भाई, अब ये एग्जेम्प्ट है। एक्चुअली इस पे डबल टैक्सेशन हो रहा था, मैंने बताया था आपको पहले भी, इसमें डबल टैक्सेशन हो रहा था। क्यों भाई, कस्टम्स में भी FOB वैल्यू में फ्रेट इंक्लूड कर रहे थे, यहां से भी इसको टैक्सेबल कर रहे थे, तो डबल टैक्सेशन हो रहा था, इसीलिए इसको ओमिट कर दिया। तो अब ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, जैसे बाकी की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जब कहां से मिल रही है, फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे बाकी की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है वैसे अब ये भी एग्जेम्प्ट है। तो सिंपल टर्म्स में अब ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। अमेंडमेंट की अगर सिर्फ बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया रिसीव्ड बाय द पर्सन स्पेसिफाइड इन द एंट्री, क्या हो गया, अब एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, दैट्स इट, ठीक है। सो एंट्री नंबर 10 किसकी बात करता है, वापस से क्विकली देखेंगे। प्रोवाइडर ऑफ सर्विस हमारा कहाँ है, लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। रिसिपेंट हमारे कौन है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या इंडिविजुअल में रिसीव की फॉर पर्पज अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन, एग्जेम्प्ट है। कोई एंटिटी 12AA 12AB वाली एंटिटी चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे है तो उन्होंने रिसीव करी है तो एग्जेम्प्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने रिसीव करी है ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स पीरियोडिकल्स की सर्विस तो एग्जेम्प्ट है। अदर देन प्री स्कूल वाले, हायर सेकेंडरी स्कूल वाले और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज वाले, इनको एग्जाम्पशन नहीं है। या कोई सर्विस है जहां रिसिपिएंट भी हमारा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, सप्लायर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, उस केस में एग्जेम्प्ट है। ये एग्जाम्पशन किसको नहीं लगता, OIDR वालों को नहीं लगता, ए और बी वाले OIDR वालों को नहीं लगता, बस अब इतनी बात है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, इनको क्या हो गया भाई, अब ये एग्जेम्प्ट है, अब ये एग्जेम्प्ट है, दैट्स इट, ठीक है। एंड रिसीव बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन द एंट्री, वो एग्जेम्प्ट है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इन दिस चैप्टर एंट्री नंबर 42 पहले होती थी, जो भी सर्विस रिसीव कर रहे हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये पहले एग्जेम्प्ट थे, अभी विड्रॉ कर दिया, मतलब क्या हो गया भाई, टैक्सेबल है। एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया मतलब टैक्सेबल है, ओमिट कर दी गई एंट्री। क्या सर्विसेज जो रिसीव करती थी RBI इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब इसे ओमिट कर दिया, मतलब क्या हो गई भाई, टैक्सेबल है, मतलब क्या हो गई, टैक्सेबल है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये एक और क्या है भाई, अमेंडमेंट आया। सो एग्जेम्पशन चैप्टर में इतने ही अमेंडमेंट्स है, ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स है नहीं, आगे आएंगे। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट देखेंगे। सबसे पहले किसकी बात होती है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कौन दे रहा है, कोई पर्सन दे रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, किसी को दे रहा है इंडिया में, तो उस केस में क्या बोल दिया भाई, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एज पर सेक्शन 24। ये अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ऑनलाइन मनी गेमिंग के टाइम पे, ठीक है। अब सेकेंड अमेंडमेंट पे आएंगे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ प्रोविजो टू रूल 9(1) अमेंडेड एंड रूल 25 सब्सटीट्यूटेड। क्या बात है भाई, रूल 9(1) में क्या बात थी, पहले एप्लीकेंट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती थी फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, नाउ द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, उस टाइम एप्लीकेंट की प्रेजेंस कोई जरूरी नहीं है अब, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना सा अमेंडमेंट है रूल 9 में, क्या, द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑफ प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। रूल 9 में इतना सा अमेंडमेंट है। रूल 25 है, रूल 25 चेंज कर दिया गया,
ठीक है, रूल 9 में जो अमेंडमेंट हुआ करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट करने के लिए रूल 25 यहाँ पे चेंज कर दिया गया, नया सब्सटीट्यूटेड रूल 25 क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब दो चीजें, पहली बात फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जहां ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस का कब कर सकते हैं, आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बात हो रही है, आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो क्या वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसको क्या करना है, वो वेरिफिकेशन करेगा, यहाँ पे ही मे गेट सच वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस डन और वेरिफिकेशन रिपोर्ट और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स उसको क्या करना है, कॉमन पोर्टल में अपलोड करना है, कॉमन पोर्टल में अपलोड करना है। कब तक, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद 15 दिन के अंदर, वेरिफिकेशन होने के 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, उसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलोंग विथ फोटोग्राफ्स एंड ऑल क्या करना है, उसको अपलोड करना है कॉमन पोर्टल पे। किसकी बात हो रही है, जहां ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते कब, आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर लिया, उसके बाद वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद जो भी उसका क्या करना है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, फोटोग्राफ्स वगैरह वो सब क्या कर देगा, अपलोड कर देगा कॉमन पोर्टल में। 15 डेज, कब से 15 डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बात हो गई एक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वो क्या कर देगा, 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड कर देगा कॉमन पोर्टल में, पहली बात। दूसरी बात, वेयर वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब वेरिफिकेशन करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन कब करना है, बिफोर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के पहले, इन द सर्कमस्टेंसेज स्पेसिफाइड इन प्रोविजन टू रूल 9(1). रूल 9(1) के प्रोविजन के सर्कमस्टेंसेज कौन से थे, याद है आपको, ये देखो, ये तीन पॉइंट्स थे, आपको याद है। इन केसेस में बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका क्या करना होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन से सर्कमस्टेंसेस है देखेंगे, रूल 9 में दिए हुएंगे, क्या है प्रोविजंस यहाँ, जहां पे अ पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(6)(d) फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। किसकी बात हो रही है, अगर फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन हो या डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन हो। ठीक है, या तो फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन हो या डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन हो, या जिसने अंडर को किया है आधार ऑथेंटिकेशन वो कॉमन पोर्टल से आइडेंटिफाई हुआ है, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन। कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया कि भाई इसका क्या करने का है, फिजिकल वेरिफिकेशन करने का है, या ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है पहले, या ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है पहले। तो ये तीनों भी सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, यहाँ पे आपका बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन या डज नॉट ऑफर आधार ऑथेंटिकेशन वाले आप अदर देन 25(6)(d) की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में क्या है भाई, कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर की आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, या ऑफिसर को ही लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। सो उस केस में क्या होगा, बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। So, where the physical verification of place of business is required before grant of registration in circumstances specified in 9(1), the officer shall get such verification of place of business done। तो उस केस में क्या होगा, ऑफिसर करेगा वेरिफिकेशन आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का, एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट along with other documents including photographs shall be uploaded in prescribed form on the common portal at least 5 working days prior to completion of time period specified in the said proviso। तो उस केस में क्या करना है, ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ्स है, उसको क्या करना है, कॉमन पोर्टल में अपलोड करना है, कॉमन पोर्टल में अपलोड करना है। कितने दिन पहले, 5 वर्किंग डेज पहले, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। ठीक है, उसके 5 वर्किंग डेज पहले तक के उसको क्या कर देना है भाई, आपका यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन कर देना, फिजिकल वेरिफिकेशन कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिस्टर शर्मा GST officer deems it necessary to conduct physical verification of place of business of ABC traders। So registration grant हो गया, उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो GST ऑफिसर है, उन्हें लग रहा है कि भाई ABC ट्रेडर्स का अपने को फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड टाइमलाइन फॉर सच वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रोसेस रहेगी, आप बता दो।
सो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे क्या मिस्टर शर्मा? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले इनिशिएट करना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे. सो मिस्टर शर्मा द जीएसटी ऑफिसर आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू एबीसी ट्रेडर्स विल इनिशिएट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ देयर प्लेस ऑफ बिजनेस. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, जाएंगे उनके प्रीमाइसेस पे. सो वेरिफिकेशन के लिए विजिट करना पड़ेगा. Mr. Sharma will conduct physical verification by visiting the premises of ABC traders, capturing relevant details and taking photographs. उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे. वेरिफिकेशन करके आ गए विजिट, उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे. सो कंपाइलेशन, post the verification visit Mr. Sharma will compile comprehensive verification report ensuring all necessary documents and visual evidence. क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, विजुअल एविडेंस वगैरह लेंगे, वो क्या करेंगे, वहां पे कंपाइल करेंगे जो भी वेरिफिकेशन के बाद में रिपोर्ट है उसको. टाइमलाइन कितने दिन के अंदर अंदर करना है भाई उनको, टाइमलाइन यहाँ पे एडहर करना पड़ेगा. यहाँ पे 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनको वेरिफिकेशन रिपोर्ट कंप्लीट करनी है. मिस्टर शर्मा विल एडहर टू रेगुलेटरी टाइमलाइन कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोसेस विद इन 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन. 15 दिन के अंदर अंदर उनको करना है. एंड लास्ट सबमिट करना है उनको वेरिफिकेशन रिपोर्ट कॉमन पोर्टल पे. To fulfill compliance requirement, Mr. Sharma will upload verification report and accompanying document in the prescribed form on the common portal. क्या कर देंगे, कॉमन पोर्टल में उनको अपलोड करना है. दैट्स इट, सिंपल सी बात है. वही चीज़ है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में. नेक्स्ट डिटेल, नेक्स्ट अमेंडमेंट देखेंगे. डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट टू बी फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट. भाई एप्लीकेंट को बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करना होता है, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी कर सकता है. बट टाइम लिमिट क्या है, कब तक कर सकता है? रूल 10A में यहाँ पे टाइम लिमिट में चेंज आया, अमेंडमेंट आया. कब तक कर सकते हैं यहाँ पे, विद इन 30 days ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिफोर फाइलिंग GSTR1 IFF विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, पढ़ेंगे. द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर, उनको नहीं लगता. उसके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स कब तक फर्निश कर सकते हैं, आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद. And GSTN is allowed to furnish information with respect to details of bank account on the common portal. वो क्या कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ फर्निश कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कॉमन पोर्टल में विद इन 30 days. विद इन 30 days ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. कितने दिन में, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जब भी ग्रांट हुआ रजिस्ट्रेशन उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जब भी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर, और बिफोर फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन्फॉर्म GSTR1 और IFF. ठीक है, तो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के 30 दिन के अंदर, या जब भी वो रिटर्न फर्निश कर रहे हैं अपना GSTR1 का, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश कर रहे हैं मतलब GSTR1 का या IFF विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, तब तक उनको क्या करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी है. 30 डेज ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन पहली बात, या सेकेंड चीज क्या है, जब भी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मतलब GSTR1 या IFF फर्निश कर रहे हैं उसके पहले, विच एवर इज अर्लियर. 30 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन या GSTR1 IFF फर्निश कर रहे हैं उस डेट तक के, विच एवर इज अर्लियर. विच एवर इज अर्लियर तब तक आपको क्या करना है, फर्निश करना है बैंक अकाउंट डिटेल्स, फर्निश करना है बैंक अकाउंट डिटेल्स. So, Mr. Verma has been granted registration on 5th of March 2024. 5th March को उनको registration मिला. He has furnished bank details on 6th of March. Next day उन्होंने क्या कर दी, furnish कर दी बैंक account details. ठीक है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है. Has he complied with the provisions of GST Act? Yes. Mr. Verma has furnished bank details within 30 days of grant of registration and has complied with the provisions of GST Act. ठीक है, 30 days या GSTR1 IFF whichever is earlier के अंदर कर दिए तो yes complied with the provisions, कोई दिक्कत की बात नहीं है. नेक्स्ट, अब बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपने क्या की भाई, टाइम पे फर्निश नहीं करी. फॉर एग्जांपल जो टाइम लिमिट दी हुई है आपने फर्निश नहीं की, तो उस केस में क्या होगा, वो है सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश डिटेल्स ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये टाइम लिमिट जो दी है आपने नहीं अपनी बैंक डिटेल्स फर्निश करी तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा. बड़ी सिंपल सी बात है. एंड ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑन फर्निशिंग ऑफ सेट डिटेल्स, और फर्निश कर दी तो फिर ऑटोमेटिकली रिवोकेशन हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली रिवोकेशन हो जाएगा. दैट्स इट, इतनी सी बात है. द अमेंडमेंट टू रूल 21A, बस इतनी सी बात है और कुछ अलग अमेंडमेंट नहीं है. बस यही बात है कि भाई आपने अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश नहीं की तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और जब आपने सबमिट कर दी तो आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा यहाँ पे, बस और कुछ बात नहीं है. सो द अमेंडमेंट टू रूल 21A इंट्रोड्यूसेस सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन हो जाएगा ऑफ रजिस्ट्रेशन. किस केस में, फॉर फेलियर टू प्रोवाइड वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स अंडर रूल 10A विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है, सो क्या बोल रहा है, आपका सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
कब? अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो क्या बैंक अकाउंट डिटेल्स 10A में जो भी टाइम दिया है उसके हिसाब से। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन अपॉन कंप्लायंस विथ रूल 10A। और जब आपने यहाँ पे कंप्लायंस कर दिया रूल 10A का तो आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा। यहाँ जो आपने सस्पेंड हुआ था, आपका रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन हुआ था, वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज टू 90 days एंड एक्सटेंशन ऑफ 180 days परमिटेड ऑन सफिशिएंट रीजंस बीइंग शोन। कुछ भी नहीं, रूल नंबर 23 में टाइम लिमिट्स का अमेंडमेंट आया है यहाँ पे, ठीक है। सो अब क्या है अमेंडेड प्रोविजन, वो देखेंगे। A registered person whose registration is cancelled by proper officer on his own motion। यहाँ पे जिसका भी रजिस्ट्रेशन किसने कैंसिल किया? ऑफिसर ने। ऑफिसर ने, वो ही जा सकता है भाई रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आपने खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो आप नहीं जा सकते, ये बात हुई है। सो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में बात क्या है? जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है किसने? प्रॉपर ऑफिसर ने। प्रॉपर ऑफिसर ने वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए। सो रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन may subject to provisions of 10B submit an application for revocation of cancellation of registration। वो एप्लीकेशन कर सकता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू सच ऑफिसर, ऑफिसर को within a period of 90 days from the date of सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कितने दिन में करना है उसको? विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days, 90 days के अंदर अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जिसने भी क्या करना है, सबमिट करना है एप्लीकेशन किसकी? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की कितने दिन में? विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days, 90 days में फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, जब भी सर्विस हुआ आपका ऑर्डर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर सर्विस हुआ, उसके 90 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन कर लो। अगर आपको क्या चाहिए? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन चाहिए, तो 90 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ये टाइम लिमिट चेंज हुई है, 90 days कर दिया है अब। However, such period on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, उसको एक्सटेंड कर सकता है कौन? कमिश्नर या कोई ऑफिसर जो उसने कमिश्नर ने जिसको ऑथराइज किया, नॉट बिलो AC और JC फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days, फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है सफिशिएंट कॉज पे, कमिश्नर कर सकता है या कोई ऑफिसर जिसको भी कमिश्नर ने ऑथराइज किया है वो कर सकता है। नॉट बिलो AC और JC कितने पीरियड के लिए? फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days। सो अब अगर आपको क्या अप्लाई करना है? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप कब तक कर सकते हो? जनरली 90 days में कर सकते हो। ऑन सफिशिएंट कॉज आपको 180 days प्लस का भी एक्सटेंशन मिल सकता है। तो टोटल 270 days हैं आपके पास में रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक टाइम लिमिट तो जनरल टाइम लिमिट 90 days है, सफिशिएंट कॉज पे 180 days भी और फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। तो बस ये टाइम लिमिट में ही चेंज था बेटा, और कुछ भी नहीं इसमें। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम for a person supplying OIDR service from a place outside India to non-taxable online recipient also made applicable for a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India। बहुत सिंपल सी बात है, जो OIDR वालों के लिए सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम थी वो ही एप्लीकेबल कर दी गई है किसके लिए? ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों की। ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोला है। अगर वो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं टू एनी पर्सन इन इंडिया, तो अब उनको क्या करना है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देना है यहाँ पे, और उनके लिए सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम है और कुछ भी नहीं। सो रूल 8 में अमेंडमेंट आया टू एक्सक्लूड अ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इंडिया फ्रॉम डिक्लेयरिंग पैन एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन। इंस्टेड एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम है जो OIDR वालों की थी, उनके लिए भी एप्लीकेबल कर दी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं ये। क्या कि यहाँ पे उनको पैन वैन स्टेट और स्टेट यूनियन टेरिटरी ये सब कुछ नहीं देना है जब अप्लाई कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए। जो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम OIDR वालों के लिए, वो ऑनलाइन मनी गेमिंग जो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भी क्या करनी है? उन्हें सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम यहाँ पे एप्लीकेबल कर दी है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन with aggregate turnover up to threshold limit permitted to supply goods through an ECO। ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर बताई गई है इस केस में, टू बी फॉलोड बाय ECO को फॉलो करनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
थ्रू देम बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो किसको कवर कर रही है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, उन्हें बोला कि ठीक है आप भी गुड सप्लाई कर सकते हो ईसीओ के थ्रू। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी सेक्शन 24 हमने जो पढ़ा था वहां पे एक बार अपन चलेंगे। ये याद है आपको, हमने पढ़ा था सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या बात हुई थी, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, क्या बात हुई, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज other than supply specified under 95 through such ECO who is required to collect TCS under section 52। ठीक है, तो क्या बात हुई थी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है किसको, जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं ईसीओ के थ्रू, जिस ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्या बात हुई थी, जो लोग गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं अदर देन 95 की बात नहीं कर रहे, जो लोग गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं ईसीओ के थ्रू, कौन सा ईसीओ, जिसको टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंडर सेक्शन 52, वो ईसीओ। तो उनको क्या बोला था कि भाई अगर आप गुड्स सप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। और सर्विसेज वालों को डेफिनेटली थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया था, बट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs 10 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, MMT-N is available in case of supplier supplying services through ECO। तो आप सर्विसेज ECO के थ्रू सप्लाई कर रहे थे तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट था, पर गुड्स के केस में नहीं था, गुड्स के केस में नहीं था। ठीक है, सो देखो अब क्या हुआ, पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है। सो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो और आप सप्लाई करना चाहते हो गुड्स किसके थ्रू, ईसीओ के थ्रू, और आप थ्रेशोल्ड लिमिट में हो, कौन सा ईसीओ, कौन सा ईसीओ, जिस ईसीओ की यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करने की अंडर सेक्शन 52, उसकी बात हो रही है, उन ईसीओ की बात हो रही है जिनकी टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 52। सो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और आप सप्लाई करना चाहते हो गुड्स ईसीओ के थ्रू, वो ईसीओ जिसकी टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 52, और आप अगर थ्रेशोल्ड लिमिट पे हो तो अभी तक सेक्शन 24 के हिसाब से आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज किया कि यार अगर कोई जना अनरजिस्टर्ड है, सेम सिचुएशन है कि भाई अनरजिस्टर्ड है, फॉर एग्जाम्पल उसका थ्रेशोल्ड यहाँ पे 5 लाख रुपए कई टर्नओवर है फॉर एग्जाम्पल उसका, ठीक है, अगर वो ईसीओ के थ्रू नहीं सप्लाई करता है, ईसीओ के थ्रू नहीं सप्लाई करता तो फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अभी ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो सेक्शन 24 से हम उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इनके लिए क्या है, एक स्पेशल प्रोसीजर लेके आते हैं हम, किसके लिए, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स ईसीओ के प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे ईसीओ के प्लेटफॉर्म से, कौन सा ईसीओ जिसको टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 52, और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट में, उनके लिए यहाँ पे आया कि ठीक है हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे रजिस्ट्रेशन से, प्रोवाइडेड कुछ क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे नोटिफिकेशन में कुछ कंडीशंस दिए वो आप फुलफिल करते हो तो आपको एग्जाम कर देंगे रजिस्ट्रेशन से। और ईसीओ को एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, इस केस में, ठीक है। ये सिर्फ इन्हीं ईसीओ को यहाँ पे कवर करता है, इन्हीं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, ईसीओ जिसकी टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर सेक्शन 52, ठीक है। ये देखो दूसरी चीज थी, एक आपको याद है, अगर आप अनरजिस्टर्ड, अगर सेकंड सिचुएशन की बात करूं, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स किससे, ईसीओ के थ्रू, आप ईसीओ के थ्रू, और वो ईसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टीसीएस कलेक्ट करने की, तो आप तो वैसे भी एग्जाम थे रजिस्ट्रेशन से, आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट में थे तो आपकी वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं थी रजिस्ट्रेशन लेने की, वैसे भी नहीं थी। ये सिचुएशन को नहीं कवर कर रहा है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है वो, ये इस केस में तो आपको वैसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था। किस केस में, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, सप्लायर ऑफ गुड्स हो, और आप किससे, ईसीओ से सप्लाई कर रहे हो, छोटे मोटे ईसीओ से जिसकी टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और आप थ्रेशोल्ड लिमिट में हो,
इस केस में तो वैसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था, सेक्शन 24 में कवर नहीं होते थे। सेक्शन 24 में जो कवर होते थे, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो गुड्स के सप्लायर है, गुड्स की बात करें, सर्विस वाले को तो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड का बेनिफिट था, जो गुड्स के सप्लायर थे और जो ईसीओ से सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप थ्रेशोल्ड लिमिट में थे, तो आपको भी एग्जेम कर दिया गया अब रजिस्ट्रेशन से, आपको भी एग्जेम कर दिया रजिस्ट्रेशन से, प्रोवाइडेड आप वो सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो। क्या कंडीशंस है देखेंगे, ठीक है, उनके लिए आया है ये नोटिफिकेशन। कौन देखते हैं, द पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ, जो पर्सन क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स, किसके थ्रू, ईसीओ के थ्रू, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। सो आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो गुड्स ईसीओ के थ्रू, ईसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस कलेक्ट करने की, एंड हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द करंट फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट पे ही है, इन अकॉर्डेंस विद 22 के हिसाब से जो भी आपको वहां पे टर्नओवर दिया है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, तो आपको एग्जाम कर दिया रजिस्ट्रेशन से, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो ही आप एग्जेम्प्टेड हो रजिस्ट्रेशन से, तो ही आप एग्जेम्प्टेड हो रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। सो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, सप्लायर ऑफ गुड्स हो, ईसीओ से सप्लाई कर रहे हो, वो ईसीओ जिसकी टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप थ्रेशोल्ड लिमिट में हो, तो आपको एग्जाम कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे लेने से, प्रोवाइडेड क्या कंडीशंस अगर फुलफिल करते हो तो ही एग्जेम्प्ट हो। क्या कंडीशन है, पहली तो भाई इंटरेस्टेड सप्लाई मत करना, सच पर्सन शेल नॉट मेक एनी इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इंटरेस्टेड करोगे तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो पहली बात रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको एग्जाम किया गया, क्या कंडीशन है, पहली आपको इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, सच पर्सन शेल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, ईसीओ के थ्रू भी एक स्टेट यूनियन टेरिटरी से ज्यादा आपको गुड सप्लाई नहीं करना है, गुड सप्लाई नहीं करना है, ईसीओ के थ्रू भी आपको एक स्टेट यूनियन टेरिटरी से ज्यादा गुड सप्लाई नहीं करना है। तीसरी बात, पैन नंबर लेना पड़ेगा, सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ पैन नंबर इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, पैन नंबर लो, सिर्फ पैन से ट्रैकिंग रखेंगे आपकी, पैन नंबर लेना पड़ेगा आपको। फोर्थ, सच पर्सन शैल बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ डिक्लेयर ऑन द कॉमन पोर्टल, क्या बोला गया कि भाई आप यहाँ पे क्या भाई आपको डिक्लेयर करना है कॉमन पोर्टल पे, ईसीओ से गुड सप्लाई करने के पहले आपको डिक्लेयर करना है कॉमन पोर्टल पे, क्या आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब, और स्टेट यूनियन टेरिटरी जिसमें आप सप्लाई करना चाहते हो, बता दो कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करना है, ठीक है। सो पैन नंबर बताओ, एड्रेस बताओ, कौन से स्टेट में सप्लाई करना चाहते हो, यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करना चाहते हो वो बताओ, ये तीन चीजें कॉमन पोर्टल में बताना पड़ेगा ईसीओ से सप्लाई करने के पहले, विच शैल बी सब्जेक्ट टू वैलिडेशन ऑन द कॉमन पोर्टल, ठीक है, आपका यहाँ पे पैन नंबर वगैरह वैलिडेट होगा कॉमन पोर्टल पे। Such person shall be granted enrollment number on the common portal on successful validation of PAN declared above, आपका पैन नंबर वैलिडेट हो गया, उसके बाद में आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। सच पर्सन शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर इन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा आपको। No supply of goods shall be made by such person through ECO unless such person have been granted an enrollment number on the common portal, जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता तब तक के कोई सप्लाई नहीं करनी है आपको ईसीओ के थ्रू, ईसीओ के थ्रू। सच पर्सन आर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, अगर बाद में रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो अंडर सेक्शन 25 यहाँ पे, सो द एनरोलमेंट नंबर विल सीज टू हैव इफेक्ट फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट नंबर फिर आपका क्या हो जाएगा, सीज टू इफेक्ट फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर एनरोलमेंट नंबर का कोई काम है नहीं, ठीक है। सो ये आपको सबसे पहले फुलफिल करनी पड़ेगी कंडीशंस, तभी आप एग्जेम्प्ट हो रजिस्ट्रेशन से। क्या क्या कंडीशंस है, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना है, ईसीओ के थ्रू एक स्टेट से ज्यादा सप्लाई नहीं करना है, पैन नंबर ले लो, और उसके बाद पैन नंबर वैलिडेट होने के बाद में यहाँ पे आपको उसके भी पहले आपको क्या करना है, कॉमन पोर्टल में डिक्लेयर करना है, क्या, पैन नंबर, एड्रेस जो स्टेट में सप्लाई करना चाहते हो, वैलिडेट हो गया पैन नंबर, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। एनरोलमेंट नंबर आने के पहले कोई सप्लाई करनी नहीं है गुड्स की, कोई सप्लाई करनी नहीं है, एनरोलमेंट नंबर एक स्टेट में भाई एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन ले लिए तो फिर एनरोलमेंट नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सीज टू इफेक्ट हो जाएगा, कब से, जब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लिया, जब से रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल करते हो तो आपको एग्जाम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन से, पहली बात। दूसरी बात, ईसीओ को भी कुछ काम दिया है, ईसीओ को क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है ऐसे लोगों के लिए। Apart from this, special procedure has been laid down under section 148 to be followed by ECO
थ्रू विच अबव अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई गुड्स, तो ये अगर ईसीओ से ये अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो ईसीओ को क्या फॉलो करना है? द ईसीओ वुड इंश्योर दैट नो इंटरस्टेट सप्लाई वुड बी मेड and supply made by such unregistered person pan wise would be declared in GSTR 8. तो ईसीओ को ये ध्यान रखना है, एक तो भाई इंटरस्टेट सप्लाई ना करें ये लोग इंटरस्टेट सप्लाई ना करें उसके पोर्टल से, पहली बात। दूसरी बात, उसको अपने GSTR 8 में सब डिटेल्स देनी है, GSTR 8 में सारी डिटेल्स देनी है। द एग्रीगेट टोटल ऑफ टोटल टर्नओवर मेड थ्रू डिफरेंट ईसीओ वुड बी डन पैन वाइज। इन ऑनलाइन मोड देयर वुड बी पैन बेस्ड ट्रेल, आपका पैन बेस्ड ट्रेल रखा जाएगा, ठीक है। आपके पैन नंबर पे देखा जाएगा कि भाई कितना एग्रीगेट टर्नओवर आपका, यहाँ पे जब थ्रेशोल्ड से क्रॉस होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो पैन वाइज आपका यहाँ पे क्या रखा जाएगा, ट्रैकिंग रखा जाएगा। The ECO who is required to collect TCS under section 52 has been notified as class of person who shall follow the special procedure in respect of supply of goods made through it by the unregistered person। कौन से ECO पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है? वो ECO जिसको TCS कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको नोटिफाई किया कि भाई आपको स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी है। क्या स्पेशल प्रोसीजर है? पहले तो ECO shall allow supply of goods through it by the said person only if enrollment number has been allotted on the common portal to the said person। सबसे पहले ECO उसको अलाउ तभी करेगा जब उसके पास एनरोलमेंट नंबर है, तभी वो सप्लाई कर सकता है गुड्स ECO के पोर्टल से, पहली चीज। दूसरी चीज, ECO shall not allow any interstate supply of goods through it by the said person। ECO को ध्यान रखना है कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है, ECO को ध्यान रखना है कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है। तीसरी बात, ECO shall not collect TCS अंडर सेक्शन 52 इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय द सेट पर्सन। कोई TCS नहीं कलेक्ट करना है ECO को इस केस में, कोई TCS कलेक्ट नहीं करना है इस केस में ECO को। एंड ECO शैल फर्निश डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू इट बाय द सेट पर्सन इन द स्टेटमेंट ऑफ GSTR 8 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। और ECO को क्या करना है, कॉमन पोर्टल पे, यहाँ पे कॉमन पोर्टल पे क्या करना है, यहाँ पे GSTR 8 में ये सारी डिटेल्स फर्निश करना है। सो ECO को क्या स्पेशल प्रोसीजर बताइए भाई? एक तो उसको ध्यान रखना है क्या, कि इन लोगों को एनरोलमेंट नंबर इन लोगों को मिल गया है, ठीक है। प्लस उसको क्या ध्यान रखना है, नो इंटरस्टेट सप्लाई। प्लस उसको क्या ध्यान रखना है, उसको नो TCS, कोई TCS कलेक्ट नहीं करना है। प्लस उसको GSTR 8 में फर्निश करना है, दैट्स इट। चार चीजें ध्यान रखनी है उसको, ठीक है, कि एनरोलमेंट नंबर इनको मिल गया, इंटरस्टेट सप्लाई लोग कर नहीं रहे, TCS कलेक्ट करना नहीं है अपने को, GSTR 8 में फर्निश कर देना है, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही उसको ध्यान रखना है। वेयर मल्टीपल ECO आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स, अब एक सप्लाई ऑफ गुड्स में एक से ज्यादा ECO इन्वॉल्व है थ्रू ECO प्लेटफॉर्म, ECO शैल मीन, फिर कौन से ECO की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई ये सब स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने की? जो पैसा दे रहा है, हु फाइनली रिलीजेस द पेमेंट टू द सेट पर्सन, जो पैसा दे रहा है, जो रिलीज कर रहा है पेमेंट, उसको ही ध्यान रखना है। फॉर द सेट सप्लाई मेड बाय द सेट पर्सन थ्रू हिम, ठीक है। सो जो पेमेंट कर रहा है उसको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे किसके लिए आया ये प्रोविजन? अनरजिस्टर्ड पर्सन हो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, सप्लायर ऑफ गुड्स हो, TCS कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ECO से सप्लाई कर रहे हो गुड्स, उस ECO से सप्लाई कर रहे हो गुड्स, तो आपको क्या बोल दिया कि भाई आपको और आप थ्रेशोल्ड लिमिट में हो, आप थ्रेशोल्ड लिमिट में हो, तो आपको बोल दिया कि ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड आप ये सब कंडीशंस फॉलो करते हो। और ECO को एक स्पेशल प्रोसीजर बता दी, ECO को एक स्पेशल प्रोसीजर बता दी, ठीक है। सिंपल सा एक प्रोविजन है, एक बार जस्ट रीड कर लेना है। सो ये एक एग्जांपल है, केस स्टडी बहुत ही सिंपल सी है, आप एक बार क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अब टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट के चैप्टर में आएंगे। सबसे पहले बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट, जो इनवॉइस इशू करने की लिमिट है वो अब चेंज करके क्या कर दिए, 5 करोड़ कर दिए, 5 करोड़ कर दिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब किसको इनवॉइस इशू करना है? रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, माइंड माय वर्ड्स, एग्रीगेट टर्नओवर in any preceding financial year from 17-18 onwards exceeds 5 करोड़, उनको क्या करना है, इशू करना है ई इनवॉइस, उनको क्या करना है, इशू करना है ई इनवॉइस, बस एक ही अमेंडमेंट है। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51। बड़ा सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे, सिंपल सी बात है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रही हूँ, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने क्यों रजिस्ट्रेशन लिया है? क्योंकि उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। किस कारण से? क्योंकि वो TDS डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 51, तो उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, तो वो रजिस्ट्रेशन उसने लिया, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। मैं भी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं किसको सप्लाई कर रही हूँ? मैं किसी ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रही हूँ,
अगर मेरा थ्रेशोल्ड से ज्यादा यहाँ पे टर्नओवर है, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एग्जांपल 40 करोड़ है, तो भले मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी सप्लाई करूं, क्या मेरे को ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? तो क्लैरिफिकेशन आया, यस, ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. सो द रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड फॉर जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसेस रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस फॉर सप्लाई मेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, तो भले आप सप्लाई करो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, आपका थ्रेशोल्ड से ज्यादा टर्नओवर है, आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. सो मिस्टर कपूर, एग्जांपल केस स्टडी देखेंगे. मिस्टर कपूर स्टैब्लिश सप्लायर रेगुलरली प्रोवाइड्स गुड्स टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड सोनली फॉर टीडीएस पर्पस अंडर सेक्शन 51. सो यहाँ पे क्या मिस्टर कपूर को मिस्टर वर्मा कर लो, ये मिस्टर Is Mr. Verma required to issue e-invoice for his supply made to Ministry of Finance? Yes. Mr. Verma is required to issue e-invoice for supply made to Ministry of Finance despite Ministry of Finance being registered exclusively for TDS under section 51. It falls under the category of registered entity of GST law. Therefore, Mr. Verma needs to comply with the obligation when his turnover exceeds the specified threshold. तो अगर आपकी यहाँ पे specified threshold limit से ज़्यादा जा रहा है, तो भले आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही क्या करो, यहाँ पे कुछ सप्लाई करो, आपको ई इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी. आगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी रजिस्टर्ड पर्सन ही है, भले से उसने रजिस्ट्रेशन क्यों लिया है, सोलली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस डिडक्शन. ठीक है, तो अगर आपका प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड, जैसे यहाँ 5 करोड़ है, आपका फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का टर्नओवर है इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सबको, इंक्लूडिंग अगर आप गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. सिंपल सा है. इसके बाद वाला अमेंडमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा. फर्स्ट वाला लेक्चर देखना जरूर, ऑनलाइन मनी गेमिंग के सारे प्रोविजंस एक साथ हमने डिस्कस किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. उसमें यहाँ पे हमने ये वाला प्रोविजन भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अलॉन्ग विद इट्स केस स्टडी. नेक्स्ट करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में. आओ, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया है. क्या क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53 इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ. क्या बात हो रही है, क्लैरिफिकेशन ऑन व्हाट, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53. अगर आपने गलत अवेल कर दिया आईजीएसटी का क्रेडिट, आपने गलत अवेल किया, बाद में रिवर्स भी कर दिया, बट इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, बात ये. सो इश्यू क्या था, whether interest calculation as per rule 88B should be based on balance of IGST alone in the electronic credit ledger or the total available credit, that is IGST, CGST, SGST. देखो क्या हुआ, आपने IGST गलत अवेल कर दिया, आपने बाद में रिवर्स भी कर दिया, तो अब सवाल ये आया कि भाई जब यहाँ पे रिवर्स कर दिया, अब इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कैसे लगेगा, सवाल ये आया कि वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम सिर्फ आईजीएसटी के जो क्रेडिट है उसके बेसिस पे लेंगे, या सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सबके क्रेडिट को मिला करके फिर देखेंगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन. क्वेश्चन ये आया. सो द कंक्लूजन इज दैट इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुड बी टेक इनटू अकाउंट द टोटल क्रेडिट्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी. तो यहाँ बोले कि भाई सारे क्रेडिट मिला करके देखेंगे, अगर वो शॉर्टफॉल होंगे तो फिर इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज क्रेडिट फ्रॉम एनी ऑफ दीज हेड्स कैन बी यूज टू ऑफसेट आईजीएसटी लाइबिलिटी. भाई सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, किसी का भी क्रेडिट हम आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते थे. सो द इंटरेस्ट लाइबिलिटी अराइजेज ओनली व्हेन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम रॉन्गफुल क्लेम, जब से आपने गलत क्लेम किया. इंटरेस्ट की लाइबिलिटी सिर्फ किस केस में आएगी, जब से आपने रॉन्ग क्लेम किया तब से लेके सब्सिक्वेंट करेक्शन तक के जो आपका बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, इंक्लूडिंग आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ रॉन्गली क्लेम आईजीएसटी क्रेडिट. तो जो आपने रॉन्गली क्लेम किया है वो उस केस में आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कब आएगी, जो पूरे पीरियड में जब आप रॉन्ग क्लेम कर रहे हो वहां से लेके रिवर्सल तक के आपका क्रेडिट कम हुआ है, सबका मिला के, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सबका मिला के क्रेडिट कम हुआ है. किससे, जो आपने रॉन्ग अवेल किया है, सिर्फ उस केस में इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. इन सिंपल टर्म्स, इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी टोटल बैलेंस है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सबका मिला के नेवर ड्रॉप्स बिलो द अमाउंट ऑफ रॉन्गली क्लेम्ड आईजीएसटी, यहाँ पे वो कभी कम हुआ ही नहीं है, जो आपने रॉन्गली क्लेम आईजीएसटी किया उससे वो कभी कम हुआ ही नहीं, तो कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं है, जीरो, कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं है. बट इफ एट एनी पॉइंट टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस फॉल्स बिलो द रॉन्गली क्लेम्ड आईजीएसटी, तो फिर इंटरेस्ट लगेगा. और इंटरेस्ट कितना लगेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट शॉर्टफॉल. एग्जाम्पल से समझेंगे.
बुलक्कड़ लिमिटेड a registered business mistakenly claimed IGST credit of 10,000, गलती से गलत IGST का क्रेडिट ले लिया 10,000 रुपए का, which was later corrected by reversing the credit, बाद में क्या किया गया, उसको क्या कर दिया, which was later आपने करेक्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया क्रेडिट. Explain how the interest calculation under section 53 and rule 88B would be applied based on total electronic credit ledger balance under IGST, CGST, SGST in two different scenarios. So क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बुलक्कड़ लिमिटेड एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, उन्होंने गलती से IGST का क्रेडिट ले लिया 10,000 रुपए का, ठीक है, बाद में उन्होंने करेक्ट कर दिया, बाद में करेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रिवर्स कर दिया, गलती से ही लिया था. इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, बेस्ड ऑन व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आपको दो अलग अलग सिनेरियो दिए हुए हैं, उस केस में आपको बताना है कि भाई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या रहेगा. फर्स्ट सिनेरियो ये है, ठीक है, गलत क्रेडिट कितना लिया था, 10,000 का. फर्स्ट सिनेरियो ये है कि जो बैलेंस पड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में IGST, CGST, SGST का कंसिस्टेंटली रिमेन्ड अबव 10,000, 10,000 से ज्यादा रहा हमेशा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का रहा थ्रू आउट द एंटायर पीरियड फ्रॉम रॉन्गफुल क्लेम टू करेक्शन, तो इस केस में कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी. ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, हमने 10,000 गलत क्लेम किया, बट हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमेशा ही लाख रुपए पड़ा था, हमेशा ही लाख रुपए पड़ा था, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी. सो फर्स्ट सिनेरियो 1 का आंसर क्या है, नो इंटरेस्ट लायबिलिटी. थ्रू आउट द एंटायर पीरियड फ्रॉम रॉन्गफुल क्लेम टू करेक्शन द टोटल बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर including IGST, CGST, SGST consistently remain above 10,000. In this scenario, as total electronic credit ledger balance never fall below the wrongly claimed IGST credit, there is no interest liability. कोई interest की liability नहीं रहेगी. भाई 10,000 गलत क्लेम किया, पर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देखो 1 लाख रुपए रखा हुआ था, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी. सेकेंड सिनेरियो आ रहा है, एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस ड्रॉप टू 9,000, किसी टाइम पे 9,000 हुआ बैलेंस आपका, while the wrongly claimed IGST credit amount was 10,000, wrongly claimed amount क्या है यहाँ पे 10,000 है, तो इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटी आएगी. In this scenario, interest liability arises because at certain point electronic credit ledger balance falls below the wrongly claimed IGST credit. और इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट होगा, ये जो 10 यहाँ पे 10,000 माइनस 9,000, 1,000 रुपए का जो शॉर्टफॉल है, जितने पीरियड शॉर्टफॉल रहेगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा. The interest is calculated to the extent of shortfall, which is 1,000, that is 10,000 wrongly claimed minus 9,000 यहाँ पे अवेलेबल है, तो 1,000 पे to the period of that shortfall आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है. तो सिंपल सा एक ये क्लैरिफिकेशन आया, सीधी बात है. इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप देखोगे, उसके लिए आपको क्या देखना है, जो भी टोटल क्रेडिट्स अवेलेबल है वो आपको देखना रहेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है, ना कि सिर्फ IGST का क्रेडिट. एंड एक और क्लैरिफिकेशन आया, लास्ट पॉइंट देखेंगे, वेदर credit of compensation cess available in electronic credit ledger shall be taken into account while considering balance of electronic credit ledger for the purpose of calculation of interest in respect of wrongly availed and utilized IGST, CGST और SGST credit. अब ये पूछ रहे हैं जो compensation cess का अगर क्रेडिट पड़ा हुआ है, कंपनसेशन सेस का अगर क्रेडिट पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्या उसको लेंगे हम यहाँ पे, क्या उसको मानेंगे हम बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर आपने रॉन्गली अवेल कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया IGST, CGST, SGST. तो अभी इसमें क्या बोला, सिंस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस कैन बी यूटिलाइज ओनली टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस का क्रेडिट सिर्फ कंपनसेशन सेस के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. Thus, credit of compensation cess cannot be utilized for payment of any tax under CGST, SGST, IGST or reversal of credit under the said act. मतलब compensation cess का जो आपका क्रेडिट पड़ा है, आप नहीं उसको यूज कर सकते हो कोई भी टैक्स के पेमेंट के लिए, ना CGST के, ना SGST के, ना IGST के लिए, ना उनके रिवर्सल्स के लिए आप यूज कर सकते हो. Accordingly, credit of compensation cess available in electronic credit ledger cannot be taken into account while considering balance of electronic credit ledger. So, जो compensation cess का जो क्रेडिट पड़ा है उसको नहीं लेना है आपको, जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए उसको नहीं लेना है. अगर आपने रॉन्गली अवेल यूटिलाइज कर लियो IGST, CGST या SGST का क्रेडिट, तो उस केस में नहीं लेना है. सो कंपनसेशन सेस का जो क्रेडिट पड़ा हुआ है, कंपनसेशन सेस का जो क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको वैसे भी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते IGST, CGST, SGST के पेमेंट के लिए, ना उनके रिवर्सल के लिए, तो जो कंपनसेशन सेस का पैसा पड़ा हुआ है या क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको आपको नहीं लेना है. किस चीज के लिए आपको नहीं मानना है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है
फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने गलत अवेल और यहाँ क्या कर लियो, यहाँ पे गलत अवेल और यूटिलाइज कर लियो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनसेशन सेस के पैसे को आपको नहीं लेना है वाइल कंसिडरिंग व्हाट बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। किस केस में? जब रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किए हमने आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में खाली यही अमेंडमेंट थे। एंड हियर विल स्टॉप द डिस्कशन फॉर अमेंडमेंट्स। बेटा अमेंडमेंट लेक्चर के आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन। थैंक यू फॉर नाउ।